हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के CC5 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल है ये है त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, यानी एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। दोस्तों, मैंने ये प्रश्नों को बनाने के लिए करीबन 8 से 10 दिन मेहनत किया हूँ। दोस्तों, ये जो इसका जो लैंग्वेज है, मैंने एक एक शब्द और एक एक बहुत सोच समझ के बनाया है और कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पूरा वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिएगा। कम से कम समझाने का जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को आपको शेयर करना है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ दोस्तों, और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए किया हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी था और आप ही लोगों का बहुत सारा डिमांड था, इसलिए ही बनाना पड़ा। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो वीडियो होगा ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट गवाए। ऑलरेडी हम लोग 1 मिनट 30 सेकेंड तक टाइम गवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न है त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन कीजिए। ये आपका 20 मार्क्स के लिए है। कहीं कहीं पर 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, कहीं कहीं पर 15 मार्क्स के लिए। अगर आपका 20 मार्क्स का सवाल आता है तो भी लिख सकते हैं, अगर 50 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यद्यपि हर्षवर्धन ने एक बार भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, लेकिन उसके पतन के बाद राज्य का विघटन से नहीं बचाया जा सका है। दोस्तों, क्या है मैं बताता हूँ। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य भारत का ऐसा साम्राज्य हुआ जो उस टाइम पर पूरा भारत को एक सूत्र में बांध के रखा था, यानी एक पूरा भारत एक था, अखंड भारत था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, लेकिन बीच में हर्षवर्धन आए, जिन्होंने सभी पूरा राष्ट्र को, अखंड भारत को एक करके बहुत टाइम तक रखा। लेकिन उसके बाद पूरा अखंड भारत टूटकर खंड खंड में बंट गया था। ठीक है, भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु 8वीं और 9वीं शताब्दी में तत्कालीन 3 प्रमुख शक्तियाँ प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, यानी क्या हुआ, जब पूरा भारत खंड खंड में बटा था तो 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान 3 प्रमुख शक्तियाँ, 3 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन सा थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में पारस्परिक त्रिदलीय संघर्ष की अनावृत्ति श्रृंखला में भारतीय इतिहास की दशा एवं दिशा ही बदल डाली। यानी इन तीनों के बीच में जो एक सीरियल लगा हुआ था झगड़े का, लड़ाई का, उसी को कहते हैं दोस्तों त्रिकोणात्मक संघर्ष। और ये इतना ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हुआ कि ये भारतीय इतिहास को ही बदल करके रख दिया। ठीक है, तो ये तीनों शक्तियाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर उत्तर भारत में हर्षकालीन राजधानी कन्नौज पर अधिपत्य को उत्सुक थे। यानी ये तीनों जो साम्राज्य थे ये क्या चाहते थे? चाहते थे कि ये दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक पूरा भारत को एक अखंड बना करके उन पर शासन करे। तीनों के तीनों का टारगेट यही था। और उन लोग का जो मेन मकसद था वो हर्ष की राजधानी, यानी हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज, वहाँ पर वो लोग का राजधानी बनाना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, तीनों जो वंश है उसमें आपसी लड़ाई होगा, और इस आपसी लड़ाई को ही त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया है। ठीक है, क्योंकि कन्नौज पर अधिकार किए बिना चक्रवर्ती सम्राट कहलाना संभव नहीं था। अतः इन तीनों शक्तियों में संघर्ष स्वाभाविक था और इसी आपसी संघर्ष को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया है। आई होप ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो 3 वंश था, प्रतिहार वंश, पाल वंश
और राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों का जो लड़ाई हुआ था एकदम पूरा मतलब तीनों के बीच में, उस लड़ाई को कहते हैं त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे लड़ाई के क्रम में। दोस्तों सबसे पहले किनके बीच लड़ाई हुआ, उसके बाद यहाँ जो विजयी हुआ उनके साथ अलग राजा का लड़ाई हुआ, यहाँ से जो विजयी हुआ उसके बाद अलग राजा का लड़ाई हुआ। तो इस प्रकार हम लोग लड़ाई के माध्यम से पूरा त्रिकोणात्मक संघर्ष को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा आगे देखिए, चलिए हम लोग पहले उसके बाद थोड़ा और बैकग्राउंड को जान लेते हैं। पहले हम लोग क्या जाने, त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है। यदि हम शक्तियों की स्थापना को देखें, यानी कौन कौन सा शक्ति कहाँ पर स्थापित हुआ और किस प्रकार से वो लोग उत्तर भारत की राजनीति में प्रकट हुआ। ठीक है, यदि हम शक्तियों की स्थापना को देखें तो हर्ष की मृत्यु के बाद गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार के नाम से साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह पूर्व भारत में जनता ने परेशान होकर गोपाल नामक एक राजा को नए शासक के रूप में स्वीकार किया। यानी गुजरात और राजस्थान के एरिया में गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना हुआ, जिसका शासक और प्रथम संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है। वहीं दोस्तों जो पूर्वी भारत है वहाँ पर जनता एक बाहरी शक्ति से परेशान होकर गोपाल नामक एक राजा को वहाँ का शासक बनाया, जिसने पाल वंश की स्थापना की और अंत में बकाटकों के साम्राज्य पर दंती दुर्ग, ये एक राजा का नाम है, राष्ट्रकूट की स्थापना की। यानी तीनों जो वंश थे उनका स्थापना को देखें हम लोग। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, स्थापना के बाद ही ये तीनों शक्तियाँ आपसी संघर्ष में जुट गए और अंत में इसका परिणाम इतना भयानक सिद्ध हुआ कि अरबों और मुसलमान आक्रमणकारियों को भी नहीं रोका जा सका। यानी ये जो शक्तिशाली शासक भारत में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने टारगेट खाली यही बनाया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूरा भारत, अखंड भारत पर राज करेंगे, आपसी लड़ाई में ही पूरा सर्वनाश कर दिया पूरा भारत का। और इसका परिणाम ये देखने को मिला जब 1711-12 में, और उसी दौरान जो मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया, भारत को बचा नहीं सका और भारत में मुसलमान आक्रमण हुए और मुस्लिम का यहाँ पर वास हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। अभी हम लोग युद्ध के माध्यम से उन पूरा कालक्रम को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, प्रतिहार शासक वत्सराज। आप लोग को समझना है दोस्तों, एक करेक्टर मन में सोच लेना है। मान लीजिए ये हो गया प्रतिहार शासक वत्सराज, ठीक है, और का कन्नौज पर आक्रमण। तो जो प्रतिहार शासक वत्सराज है वो कन्नौज पर आक्रमण करता है। तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, यदि हम त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात करें तो इसकी शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने किया। उन्होंने कन्नौज के तत्कालीन शासक इंद्रायुक्त को पराजित करके कन्नौज के सिंहासन प्राप्त किया। यानी जो वत्सराज थे वो जो कन्नौज के तत्कालीन जो छोटे मोटे शासक थे इंद्रायुक्त, ठीक है, उसका नाम था इंद्रायुक्त, उनको पराजित किया और कन्नौज का जो सिंहासन है वो प्राप्त किया। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, इससे पहले पढ़े, जब तक तो कन्नौज का गद्दी पर कोई नहीं बैठता है वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहला सकता है। इसीलिए सबका टारगेट वही था, कन्नौज पर अधिकार करना। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन किया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने, ठीक है, तथा इंद्रायुक्त को अपना सामंत बनाया। सामंत का मतलब होता है उसके अंडर काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आया। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो लड़ाई हुआ, पहले क्या हुआ, वत्सराज का कन्नौज पर आक्रमण। उसके बाद हुआ दोस्तों पाल प्रतिहार युद्ध। क्योंकि आप लोग सभी देखे कुछ देर पहले कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना हो रहा था उसी टाइम पूर्वी भारत में पाल वंश का हो रहा था और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट का भी वंश हो रहा था। तो जब देखा कि पाल वंश के शासक की वो ये पर आक्रमण कर दिया है, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया है, कौन, वत्सराज, तो वो भी एक्टिव हो गया और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किसके साथ, प्रतिहार शासक के साथ। जिस समय वत्सराज ने
इंद्रायुक्त को पराजित किया। उस समय बंगाल में पाल वंश का शक्तिशाली शासक राजा धर्मपाल राज कर रहे थे। यानी उस टाइम जो पाल वंश के शासक थे वो था धर्मपाल। उस टाइम वो बंगाल में शासन कर रहे थे। वह वत्सराज के प्रभाव को सहन नहीं कर सका। यानी जब कोई भी शासक किसी दूसरे शासक को देखता है कि वो अपना पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है तो कोई भी शासक सहन नहीं कर पाता है। वही हुआ, ठीक है, नहीं कर सका और उसने अपनी सामर्थ्य चक्रायुध को कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठाने की ठान ली। दोस्तों ये जो चक्रायुक्त है ये कौन है? ये धर्मपाल के रिप्रेजेंटेटर, ठीक है। यानी ये जो धर्मपाल थे ये चक्रायुक्त को वहाँ का राजा बनाना चाहते थे। कहाँ का? कन्नौज का। और कन्नौज पे पहले से ही कौन बसा हुआ था? वत्सराज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई होगा, ठीक है। आप देखते हैं लड़ाई को, ठीक है। चक्रायुक्त को कन्नौज के राज्य सिंहासन पर बैठाना की ठान ली। कन्नौज की प्रश्नों को लेकर वत्सराज और धर्मपाल के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें धर्मपाल की पराजित होना पड़ा। तो धर्मपाल मतलब पाल वंश के शासक हार गए। यानी चक्रायुक्त अब गद्दी पर नहीं बैठा है। गद्दी पर ऑलरेडी कौन है? जो वत्सराज थे वही है, क्योंकि वो धर्मपाल को जीतने नहीं दिया था। दोस्तों इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिलता है? जिसकी उल्लेख विंडांड्री अभिलेख से होती है, ठीक है। तो विंडांड्री अभिलेख एक अभिलेख है जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि वत्सराज ने जो पाल शासक धर्मपाल को हराया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी बीच जब देखा गया कि पाल वंश के शासक धर्मपाल वत्सराज से हार गए और कन्नौज के गद्दी पर वत्सराज आसीन है, तो उस टाइम क्या हुआ? दक्षिण भारत के एक राष्ट्रकूट वंश उन्होंने भी उत्तरी भारत के राजनीति पर मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके बीच में भी संघर्ष होगा। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव और प्रतिहार नरेश वत्सराज पर आक्रमण, ठीक है। तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव यानी राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव, और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल समकालीन थे। ये तीनों एक ही टाइम के थे, एक ही जनरेशन के, ठीक है। ध्रुव एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। दोस्तों शक्तिशाली मतलब पावरफुल और महत्वाकांक्षी मतलब अपने महत्व को, अपने जरूरत को पूरा करने वाला एक पागलपन को ही कहते हैं दोस्तों महत्वाकांक्षी, ठीक है। ध्रुव संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन करना चाहता था। यानी पूरा भारत को अपने अंडर करना चाहता था। यानी पूरा एक अखंड भारत का शासक बनना चाहता था। इसी कारण उन्होंने उत्तरी भारत की राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। यानी वो तो था दक्षिण भारत का, लेकिन वो उत्तर भारत में क्या राजनीति स्थिति चल रहा है उसमें भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर इंटरेस्ट नहीं लेता तो उसको कैसे पता चलता कि कन्नौज की गद्दी पर वत्सराज है, ठीक है। तो तथा प्रतिहार नरेश अब कौन है? वत्सराज, ठीक है। प्रतिहार नरेश वत्सराज के विरुद्ध जंग शुरू कर दिया जिसमें ध्रुव की विजय हुई। यानी अब प्रतिहार जो वंश के शासक थे वत्सराज, उसको राजगद्दी से हटा दिया गया, ठीक है। अब कौन जीता? राष्ट्रकूट जीता। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या हुआ? पहले जो कन्नौज के गद्दी पर था उसको हटा दिया गया। कौन था? इंद्रायुक्त को हटा करके वत्सराज जो प्रतिहार वंश के शासक थे वो गद्दी पर बैठे, ठीक है। उस टाइम जो पाल वंश के शासक धर्मपाल था वो वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ, लेकिन धर्मपाल की हार हुई और कन्नौज मतलब ये के अंडर ही था वत्सराज के अंदर। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ? राष्ट्रकूट शासक और वत्सराज के बीच युद्ध हुआ, जो राष्ट्रकूट शासक जीतता है। अब वत्सराज को यहाँ से हटा करके कौन शासक बना? ध्रुव, और ध्रुव विजय हो गया, ठीक है। दोस्तों इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ मिलती है? ये मिलती है रधनपुर अभिलेख से, ठीक है। रधनपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया था, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग का क्या होगा? आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुव अब क्या हो गया? अब कन्नौज का गद्दी प्राप्त कर लिया है,
तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव और धर्मपाल पर आक्रमण। तो दोस्तों उसी टाइम क्या हुआ, जो धर्मपाल पाल वंश के शासक वत्सराज से हार गए थे, वो अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद शक्तिशाली सेना के साथ अब लड़ने आ रहा था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ, है ना। तो आमिक वर्ष के सज्जन अभिलेख से, दोस्तों ये जो आमिक वर्ष थे वो एक राजा थे राष्ट्रकूट वंश के, तो और एक अभिलेख का नाम था संजन अभिलेख, ठीक है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि ध्रुव की सेनाओं ने धर्मपाल को भी पराजित किया था। तो जो सेना खुद वत्सराज से हार गया था धर्मपाल का, वो भला कैसे टिक पाएगा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के सेना के साथ, ठीक है। किंतु ये ज्ञात नहीं होता है कि यह घटना ध्रुव वत्सराज संघर्ष के पूर्व हुई या बाद में। तो दोस्तों यहाँ पर एक मतलब ये अधूरी जानकारी ये है कि ये जो लड़ाई हुआ था वो वत्सराज और धर्मपाल के युद्ध के पहले हुआ था या बाद में हुआ था, ठीक है। तो ये हम लोग को उतना ये नहीं है। यहाँ पर एक कोटेशन दोस्तों याद रखिएगा, एक कोटेशन अगर आप देते हैं तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। डॉक्टर भटनागर का विचार है कि वत्सराज का ध्रुव से पराजित होने के पश्चात धर्मपाल ध्रुव के विरुद्ध वत्सराज ने धर्मपाल का साथ दिया। यानी क्या हुआ, जब वत्सराज और ध्रुव के बीच लड़ाई हुआ तो उसमें वत्सराज की हार होगी, उसके पश्चात धर्मपाल ध्रुव के विरुद्ध वत्सराज ने धर्मपाल का साथ दिया। यानी जब देखा कि धर्मपाल और ध्रुव के बीच में लड़ाई हो रहा था, यानी राष्ट्रकूट शासक और प्रतिहार शासक के बीच जब लड़ाई हुआ तो उसमें प्रतिहार शासक की हार होगी। उसके बाद जब धर्मपाल लड़ने आ रहा था राष्ट्रकूट शासक के साथ तो वत्सराज ने धर्मपाल का साथ दिया। यानी दुश्मन अब दुश्मन का साथ दे रहा है और दूसरे दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है। किंतु फिर भी धर्मपाल पराजित हुआ, लेकिन इतना सहायता देने के बाद भी धर्मपाल हार गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। उत्तर भारत में प्रतिहार नरेश वत्सराज और धर्मपाल और पालवंश नरेश धर्मपाल पराजित कर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव अपने दक्षिण भारत को वापस चले गए। यानी उत्तर भारत में प्रतिहार नरेश वत्सराज को और पालवंश के नरेश धर्मपाल को हरा करके वो अपना प्रदेश दक्षिण भारत चले गए। इस स्थिति का फायदा उठाकर पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुक्त को पराजित कर चक्रायुक्त को वहाँ का राजा बनाया। यानी जो उसका टारगेट था कि वहाँ पर कन्नौज के गद्दी पर चक्रायुक्त को वहाँ पर बैठाएंगे, वो धर्मपाल ने कर दिया, क्योंकि जो राष्ट्रकूट शासक था वो युद्ध में जीतने के बाद वो अपना प्रदेश लौट गया था, ठीक है। और इसी प्रकार कन्नौज का भाग्य विधाता धर्मपाल बन गया। यानी अब कन्नौज पर अधिकार किसका है, अधिकार तो है धर्मपाल का ही, क्योंकि वो धर्मपाल ही बैठाया था चक्रायुक्त को वहाँ के गद्दी पर, ठीक है। तो आगे और दोस्तों अब लड़ाई होगा, बहुत भीषण लड़ाई होगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय, अब ये लोग भी लड़ाई लड़ेगा। कौन, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय तथा पाल नरेश धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के मध्य युद्ध, ठीक है। वो अब खत्म हो गया। उसके बाद समय बीता, उसके बाद जब देखा कि राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव जीतने के बाद छोड़ के आए थे कन्नौज, वहाँ पर दूसरा कोई शासन कर रहा था, तो इससे जो राष्ट्रकूट शासक था वो सहन नहीं कर पाया। अब वो लोग फिर से लड़ने आएगा, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय भी अपने पिता के समान वीर व महत्वाकांक्षी था। उनका पिता कौन थे, ध्रुव, ठीक है। अपने पिता की नीति का अनुसरण किया और उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। यानी उनके पिता के समान वो भी उत्तरी भारत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को उसकी सैनिक अभियान का शिकार होना पड़ा। दोस्तों फिर क्या किया, उनके पिता भी वत्सराज यानी प्रतिहार शासक को युद्ध में पराजित किया था, और वो भी गोविंद तृतीय भी प्रतिहार एक शासक नागभट्ट द्वितीय को सैन्य युद्ध में हराता है, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को की पराजय होगी, यानी इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय की पराजय होगी। राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक को पराजित करने के पश्चात धर्मपाल
की विरुद्ध युद्ध किया। यानी जब जो धर्मपाल चक्रायुध को वहाँ पर बैठाया था तो अब उसके साथ भी लड़ेगा, जिसमें धर्मपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी वो अपना हथियार डाल दिया, बोला कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। किंतु गोविंद तृतीय ने संपूर्ण उत्तर भारत का विजय कर लिया, परंतु अपने पिता के भांति स्थायी सेना स्थापित नहीं किया और दक्षिण भारत लौट गया। दोस्तों वही हुआ, उनके पिता जो ये उत्तरी भारत को जीता था लेकिन बाद में उसको छोड़ करके अपना प्रदेश चले गए थे, तो गोविंद तृतीय भी अपने पिता के समान ही वो काम किया, ठीक है। इसका लाभ उठाकर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और जो ये वंश था, प्रतिहार वंश था, उन्होंने अब वहाँ पर अधिकार कर लिया, ठीक है। दोस्तों अभी और युद्ध होगा, ठीक है, और युद्ध होगा किनके बीच? इन तीनों के बीच ही लड़ाई होता रहेगा। अब होगा प्रतिहार नरेश, मिहिर भोज, पाल नरेश, देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश, अमेघवर्ष और कृष्ण द्वितीय। दोस्तों ये अमेघवर्ष पहले आया, वो हार गए या फिर मृत्यु हो गया, उसके बाद कृष्ण द्वितीय आया था, तो ये होगा कृष्ण द्वितीय, ठीक है, कृष्ण सेकंड। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिहार नरेश, मिहिर भोज, पाल नरेश, देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश अमेघवर्ष व कृष्ण द्वितीय एक दूसरे के समकालीन थे, यानी एक ही जनरेशन के थे। वे सभी एक महत्वाकांक्षी शासक थे जो लगातार साम्राज्य विस्तार के लिए कार्यरत थे। साम्राज्य विस्तार मतलब अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार कर रहे थे, बड़ा कर रहे थे, ठीक है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक प्रतापी सम्राट था। मिहिर भोज के साम्राज्य विस्तार के काल में राष्ट्रकूट शासक अमेघवर्ष जो बहुत ही निर्बल शासक था, उसके कार्यकाल में मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जब दोस्तों प्रतिहार शासक मिहिर भोज अपना साम्राज्य की सीमा को विस्तार कर रहे थे, तो उसी टाइम राष्ट्रकूट शासक अमेघवर्ष क्या कर रहा था, उनको रोकने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रकूट शासक वो जो अमेघवर्ष था वो थोड़ा निर्बल शासक था, उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। उसके कार्यकाल में आंतरिक उपद्रव में फंसे रहने के कारण उन्हें उत्तर भारत की ओर अग्रसर ना हो सका। यानी उत्तर भारत में उत्तर भारत का जो राजनीति है वो किस प्रकार चल रहा था, ये अमेघवर्ष नहीं देख पाया, क्योंकि उनके टाइम में ही उनके ही प्रदेश में बहुत सारे विवाद चल रहे थे, ठीक है। जिसका परिणाम यह हुआ कि मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट की साम्राज्य को छीनना शुरू कर दिया। यानी अब मिहिर भोज राष्ट्रकूट वंश के, इतने शक्तिशाली वंश के सीमाओं को भी छीन रहा था, ठीक है दोस्तों। अब ये है 878 ईस्वी में अमेघवर्ष की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट का शासक हुआ। यानी वो जो शासक राष्ट्रकूट शासक है अमेघवर्ष, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था, वह बहुत ही ज़्यादा वीर शासक था, ठीक है, जिसका मिहिर भोज का साथ कड़ी संघर्ष हुआ। यानी उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, परंतु विजय कौन हुआ इसका जानकारी स्पष्ट नहीं है। यानी कौन जीता था इसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, बस पता है कि इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं मिहिर भोज के समकालीन पाल वंश शासक देवपाल भी था, जो बहुत ही वीर था, वह मिहिर भोज के समान ही महत्वाकांक्षी था, अतः दोनों में टक्कर होना स्वाभाविक था। इस संबंध में प्रमुख समस्या यह है कि मिहिर भोज व देवपाल के मध्य विजय कौन हुआ इनका प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या त्रिकोणात्मक संघर्ष। अब इसको उत्तर को कैसे एंड करेंगे इसके बारे में देखते हैं, मतलब निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष इस प्रकार 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार, पालों और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के बीच निरंतर 200 वर्ष तक अपरिणामकारी युद्ध चलता रहा। यानी जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला था, ऐसा युद्ध चलता रहा। इन संघर्षों का परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे ये तीनों शक्तियाँ समाप्त हो गई। यानी इसका रिजल्ट क्या निकला, ये तीनों शक्तियाँ समाप्त हो गई। भारत में अरब और मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया।
यानी इन देखा कि जैसे ही भारत का स्थिति बहुत ही खराब हो गया तो बाहरी आक्रमण शुरू हो गया। भारत में कई छोटे छोटे वंश चालुक्य, सेन, पल्लव आदि वंश का उदय हुआ और भारत खंड खंड में बंट गया। तो दोस्तों ये परिणाम देखने को मिला। तो दोस्तों आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऐसा बेल वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। एक लाइक मेहनत के लिए ज़रूर मिलना चाहिए दोस्तों, इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना आप लोगों का कर्तव्य है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।